हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एंड मैजिक। सो बेसिकली आज हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। अध्याय 1 रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करना है। तो सबसे आसान और ईजीएस्ट तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ आज, जो कम से कम समय में आप लंबी से लंबी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अध्याय 1 का फर्स्ट पार्ट जैसे कि मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आज हम करने वाले हैं रासायनिक समीकरण को कैसे बेसिकली संतुलित करते हैं। पेपर में आपके 1 से 2 मार्क्स के यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ऑब्जेक्टिव में आता है आपका ये वाला पार्ट, और मोस्टली 2 मार्क्स में भी आ जाता है सब्जेक्टिव में कि संतुलित कीजिए अपने रासायनिक समीकरण को। तो किस प्रकार आप उसे आसानी तरीके से संतुलित कर सकते हैं उसके बारे में आज बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अच्छे से एक एक चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहली स्लाइड्स में पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ऑलरेडी आपका जो समीकरण है उत्तर में संतुलित है। अब इसको संतुलित किस प्रकार किया गया है। अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में आपका फर्स्ट मेथड है हीट एंड ट्रायल मेथड। क्या आपका हीट एंड ट्रायल मेथड है, जो आपका पारंपरिक कह सकते हैं, आप ट्रेडिशनल मेथड कर सकते हैं। उसको यूज करके आप इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। हीट एंड ट्रायल विधि, इस विधि से ऑफ कोर्स आप परिचित होंगे, क्योंकि मैंने आपको जब चैप्टर करवाया है फर्स्ट पार्ट तो उसमें भी हीट एंड ट्रायल विधि के द्वारा करवाया गया है। तो मैं आपको इसमें 3 मेथड बताऊंगी। पहला है आपका हीट एंड ट्रायल मेथड, दूसरा आपका सेम हीट एंड ट्रायल मेथड ही है लेकिन उससे थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा इसमें एडिशन किया गया है, एंड थर्ड है कोफिशिएंट मेथड। तो इन तीनों में से जो भी आपको सबसे ईजी वे में समझ में आएगा या जो भी आप कैच करना चाहे उस मेथड को आप यूज कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे H2 है और उसके बाद ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बना यहाँ पे वाटर। अब अगर हम ट्रेडिशनल मेथड को फॉलो करें, यानी कि हीट एंड ट्रायल मेथड का फॉलो करें, तो इसके तहत आपका क्वेश्चन किस प्रकार सॉल्व होगा। सबसे पहले हम एक नई स्लाइड लेते हैं। इसमें लिखा है, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है अगर हम यहाँ ध्यान दें तो इसमें आपका है H2 प्लस O2 बनाया है वाटर H2O, है ना। ये है हमारा क्वेश्चन। अब हम इसे हीट एंड ट्रायल मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। इसी क्वेश्चन पे मैं तीनों मेथड बताऊंगी और भी मैं कई सारे क्वेश्चंस करवाऊंगी। इसमें मैंने 2 टाइप के क्वेश्चंस लिए हैं। एक है आपके सूत्र समीकरण, इसे आप सूत्र समीकरण भी कह सकते हैं, और दूसरा है हमारा शब्द समीकरण, जो कि आपका दोनों में से क्वेश्चंस पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है। 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपके पेपर में इस टॉपिक से उठते ही उठते हैं। और अगर आप टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की बात करें या रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार की बात करें, तो उसमें भी अगर आप एग्जाम्पल के साथ लिखते हैं और संतुलित करके लिखते हैं तो एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है तो उस पर एक अच्छा प्रभाव पड़ता है। वहाँ पे वो बिल्कुल एक भी आधा भी मार्क्स नहीं काटता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना और संतुलित करना। तो अगर हम ट्रेडिशनल मेथड की बात करें तो सबसे पहला है हीट एंड ट्रायल मेथड। तो उसमें 3 कॉलम बनाने होते हैं, जैसे कि आपको एनसीईआरटी बुक में दिखाया गया है। पहला है आपका तत्व, आपके एरो के जो लेफ्ट साइड होता है उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, LHS, मैथ्स में पढ़े होंगे आप, LHS, है ना, LHS। और उसके बाद जो होता है आपका इधर वाला पार्ट, यानी कि जो उत्पाद वाला पार्ट होता है वो आपका RHS कहलाता है, RHS,
है ना। तो जो अभिकारक वाला पार्ट है, अभी हमने फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट पार्ट में पढ़ा है अभिकारक किसे कहते हैं और उत्पाद किसे कहते हैं। जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको अभिकारक बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो अभिक्रिया के बाद बनते हैं उनको बोलते हैं उत्पाद यानी प्रोडक्ट। यानी कि और आपका जो एरो है, एरो का पीछे वाला हिस्सा आपका अभिकारक कहलाता है और एरो के बाद वाला हिस्सा क्या कहलाता है, उत्पाद कहलाता है, यानी कि प्रोडक्ट बोलते हैं इसको, प्रोडक्ट, और इसको बोलते हैं रिएक्टेंट। अब हमें हीट एंड ट्रायल मेथड में 3 चीज़ों की सबसे पहला बात ये ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात में इसमें हमें कॉलम बनाने, 3 कॉलम बनाना है। पहला है आपका तत्व, जिसमें हम तत्व लिखेंगे जितने तत्व उपस्थित है। दूसरा है आपका कि आप पहला में तत्व हो गया, फिर लिखेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड और फिर लिखेंगे हम राइट हैंड साइड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा होप सो। तत्व में सबसे पहला तत्व है हमारा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को लिख देंगे। दूसरा तत्व है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को लिख देंगे। अब हम लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे कि हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, तो जैसे कि हमें यहाँ दिख रहा है हाइड्रोजन की संख्या यहाँ 2 है। कितनी है? 2 है। राइट हैंड साइड में भी कितनी है हाइड्रोजन संख्या? 2 है। वेरी गुड, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इक्वेशन आपका यहाँ तक बैलेंस है। अब अगर हम दूसरे साइड में यानी लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन का देखें तो ऑक्सीजन यहाँ 2 है, दैट इज़ फाइन। अब यहाँ पे बात करें तो यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन क्या है? 1 है। तो राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन को अभी यहाँ पे हमने लिखा है 1 दे रखा है, यहाँ रखा है 2। तो आपका जो हीट एंड ट्रायल मेथड कहता है कि आप सबसे पहले उस तत्व को संतुलित कीजिए जो नंबर यानी कि जिसका नंबर ज़्यादा है। तो इसमें अगर हम ध्यान दें तो हाइड्रोजन तो पहले से ही संतुलित है, तो इसे संतुलित करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन को ही हमें यहाँ संतुलित करना है। तो अगर ध्यान से देखें तो यहाँ हमारा 2 दे रखा है और यहाँ 1 है, तो इसको 2 बनाने के लिए क्या करेंगे? सिंपल हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अर्थात गुणा कर देंगे। क्या करेंगे? गुणा। अब हमने ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई किया है राइट हैंड साइड में। कहाँ किया है? राइट हैंड साइड में। अब ऑक्सीजन राइट हैंड साइड में यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या? 2। यहाँ पे क्या लिख दिया? 2 लिख दिया। थोड़ा सा इसको थोड़ा साफ करते हैं, कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे चीज़ें इसको थोड़ा क्लियर करके समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर से समझ में आएगा। चलिए, अब यहाँ पे ये हो गया। अब हमने क्या करा है कि 2 से मल्टीप्लाई किया है ऑक्सीजन को, और यही 2 हमें उठा के कहाँ रखना है? यही 2 हमें उठा के रखना है राइट हैंड साइड के ऑक्सीजन के पास। राइट हैंड साइड ऑक्सीजन यहाँ, यानी कि 2 लिखेंगे यहाँ। अब जब हम ध्यान देते हैं कि हाइड्रोजन जो है हमारा ये 4 हो गया। कितना हो गया? 2 दूनी 4 हो गया। क्योंकि अगर हम मैथ्स में बात करें कि फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रैकेट में आपका कोई इस तरीके से ब्रैकेट में आपका कोई सवाल है 2 + 4, तो यहाँ से आप कोफिशिएंट से 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 इससे भी जाता है मल्टीप्लाई में यानी गुना में, और ये 2 इससे भी गुना होता है। उसी तरीके से जब आप इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ अगर आप 2 लिख रहे हैं, अर्थात कि आपका ये 2 हाइड्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाई कर रहा है और ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन हमारा हाइड्रोजन क्या हो गया? 4 हो गया। अब हाइड्रोजन 4 हो गया, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन को 4 बनाने के लिए क्या करना होगा? 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई। अब ये लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो आपका हाइड्रोजन कहाँ पे है? लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ है, तो ये वाला 2 आपको यहाँ लिखना होगा। तो अब ये इक्वेशन हो गया संतुलित। यहाँ भी आपका हो गया 4 और यहाँ भी हो गया 2 × 2 = 4। यहाँ भी हो गया ऑक्सीजन 2 और यहाँ भी हो गया 2। कॉपी और कलम ले करके बैठिए, इम्पॉर्टेंट है। जब तक आप इसका प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपका इक्वेशन जो है प्रॉपर तरीके से समझ में नहीं आएगा कैसे संतुलित करना है। चैप्टर नंबर 1 जो है आपका प्रैक्टिस बेस्ड
चैप्टर है, यानी कि आपको मैथ की तरह इसमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। सिर्फ रट्टा मारेंगे तो चीज़ों को भूल जाएंगे, इसलिए कॉपी पेन लेकर के बैठिए और उसको सही से समझने की कोशिश कीजिए और खुद से बनाइए। अब देखिए, ये तो था हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड। ये क्या था? हिट एंड ट्रायल मेथड था। एक और बार मैं क्लियरली आपको अच्छे से बता दूं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक और क्वेश्चन लेते हैं हिट एंड ट्रायल का। अगर हम बात करें कार्बन प्लस O2, ये तो आपका संतुलित है O2। अब देखिए, कभी कभी आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है जो ऑलरेडी संतुलित है, जैसे कि आप एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में देखेंगे, अभ्यास में देखेंगे, तो एक आपका सिल्वर नाइट्रेट वाला क्वेश्चन है, वो ऑलरेडी संतुलित है, लेकिन फिर भी उसको दे रखा है और बोला है कि इसको संतुलित कीजिए। तो उसमें आपको सिंपल आंसर में क्या लिखना है कि यह समीकरण पहले से ही संतुलित है। वो आपके ऑब्जेक्टिव में अगर ऑप्शन में आएगा तो आपको ध्यान रखना होगा कि जो पहले से संतुलित है उसको संतुलित में आप टिक कर दीजिए, उसको चेक कर सकते हैं आप आसानी से। अब ये वाला तो पहले से संतुलित है। अब हम दूसरा एक क्वेश्चन लेते हैं, चलिए मीथेन का बनाते हैं। मीथेन का अगर हम बात करें C प्लस H2 क्या बनता है? CH4। क्या हो गया? CH4, कार्बन प्लस हाइड्रोजन बनाया आपका CH4। अब इसे हम सबसे पहले हीट एंड ट्रायल मेथड से बताती हूँ लास्ट टाइम, उसके बाद हम दूसरे मेथड पे आएंगे, ठीक है? इजी है। हीट एंड ट्रायल मेथड में सबसे पहले मैंने बताया कि आपको 3 कॉलम बनाने, क्या करने हैं? 3 कॉलम बनाने हैं। आपको इस तरीके से लिख लेना है कि ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ये क्या है आपका लेफ्ट हैंड साइड है, और ये आपका राइट हैंड साइड है। ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड, इस प्रकार से हो जाएगा। अब हमने लिखने हैं सबसे पहले कॉलम में तत्वों के नाम लिखने हैं, या सिंबल लिख सकते हो, सूत्र लिख सकते हैं आप। दूसरे में लिखने हैं लेफ्ट हैंड साइड, तीसरे में लिखने हैं राइट हैंड साइड। यहाँ तक आ गई चीज़ें समझ में। फिर हमें तत्व में पहला तत्व दे रखा है कार्बन, तो यहाँ लिखना है कार्बन। दूसरा तत्व है हाइड्रोजन। 2 ही तत्व है हमारे पास। सिंपल इक्वेशन से समझिएगा तभी हम कॉम्प्लेक्स पे जाएंगे। अब कार्बन का लेफ्ट हैंड साइड में कितनी संख्या है? कार्बन की लेफ्ट हैंड साइड में 1 संख्या हमें दिख रहा है, 1 लिख दिया, यहाँ 1 है। हाइड्रोजन की 2 संख्या हमें दिख ली, यहाँ 2 लिख देते हैं। सेम राइट हैंड साइड में कार्बन 1 है, यहाँ 1 लिख दीजिए। हाइड्रोजन 4 है, यहाँ 4 लिख दीजिए। अब हमें हीट एंड ट्रायल मेथड का पहला स्टेप कहता है कि आपका जो रासायनिक समीकरण या रासायनिक अभिक्रिया दिया हुआ है उसमें सबसे पहले उसे बैलेंस कीजिए जिसका नंबर सबसे ज़्यादा है। जिसका नंबर क्या है? सबसे ज़्यादा है। तो अगर हम ध्यान दें, यहाँ हाइड्रोजन 2 है और यहाँ हाइड्रोजन 4 है, तो इसको 4 बनाने के लिए क्या करेंगे? क्योंकि कार्बन तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो ये ऑलरेडी संतुलित है। तो आप इसको 4 बनाने के लिए क्या करेंगे? 2 से गुणा करेंगे, है ना? अब ये जो 2 से गुणा आपने किस में किया है? राइट हैंड साइड के हाइड्रोजन में किया है। राइट हैंड साइड का हाइड्रोजन कहाँ है? यहाँ है, तो ये 2 यहाँ लिख दीजिए। तो ये क्या हो गया? 2 दूनी 4, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन आपका ये 2 दूनी 4 हो गया, यानी कि यहाँ भी 4 आपका हो गया है और ये भी 4, यानी कि ये हो गया रासायनिक समीकरण आपका संतुलित। दूसरा क्या करना है? अगर आपको रासायनिक समीकरण सिर्फ बोला है लिखने के लिए, उसमें अभिक्रिया नहीं बोला है, तो आपको भौतिक अवस्था नहीं दर्शानी। लेकिन अगर आपको बोला है रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कीजिए, तो वहाँ पे आपको भौतिक अवस्था भी दर्शानी होगी। कहने का अर्थ है कार्बन लिख रहे हैं आप यहाँ, तो इसको लिखना है सॉलिड में S प्लस हाइड्रोजन लिख रहे हैं आप, तो यह आ जाएगा गैस में। हाइड्रोजन गैस में उपस्थित होता है, और मीथेन भी क्या है? मीथेन भी एक गैस है, तो इसको लिखना है G। ये हो गया आपका रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक संतुलित अभिक्रिया, इस प्रकार के लिखते हैं। अब हम आते हैं स्लाइड पे, जैसे कि आपका ये वाला क्वेश्चन मैंने करवाया है आपको अभी, ये वाला मैंने करवाया है। कैसे समझ में आ गया होगा आपको कि ये किस प्रकार संतुलित हुआ है, ठीक है? अब हम हीट एंड ट्रायल मेथड को अच्छे से समझ चुके हैं।
अब हम करते हैं ये। अब इसमें आपका हीट एंड ट्रायल मेथड बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, थोड़ी लंबी सी कहानी हो जाती है। तो इसको हम एक और मेथड से मैं बताती हूँ, आपका हीट एंड ट्रायल ही रहेगा, लेकिन एक ईजी वे में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड वाले को इस तरीके से लिखूं, ये आपका Fe हो गया, आयरन को जो है एक साइड लिखिए, जैसे कि Fe, इसे एक बॉक्स में लिख दीजिए। फिर आपका H2O है, तो H2O है ना, इस प्रकार लिख दीजिए। अब इधर एरो के बाद में क्या है, फेरिक ऑक्साइड, इसको फेरिक ऑक्साइड का इस तरीके से लिख दीजिए Fe3। फिर हो जाएगा आपका O4, फिर ये हो जाएगा आपका H2। ठीक है, अब इस प्रकार को आपने अलग कर लिया, बॉक्स बना लिया। ये हीट एंड ट्रायल का ही मेथड है, लेकिन थोड़ा सा इसमें आप वो जो 3 कॉलम बनाना है वो नहीं बनाने, इसमें बनाने कोष्ठक। इसमें क्या बनाने हैं आपको, कोष्ठ बनाने हैं, ब्रैकेट बनाने हैं। तो अब हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जैसे अगर हम बात करें, इसको आप सिंपल वे में ही तोड़ सकते हैं। इसको सिंपल वे में और कैसे तोड़ सकते हैं, अगर आप बात करें कि इसको सिंपल वे में भी तोड़ना है तो तोड़ के भी लिख सकते हैं। अगर हम बात करें कि आयरन का आपका लेफ्ट हैंड साइड, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया और ये आपका राइट हैंड साइड हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड में आयरन कितने मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल है, ब्रैकेट क्लोज। हाइड्रोजन कितना है, 2 है। उसके बाद ऑक्सीजन कितना है, यहाँ ऑक्सीजन भी H2 था इसके साथ, ऑक्सीजन 1 है, इसको क्लोज कर दीजिए। फिर आपका क्या है, Fe, फिर दोबारा है इधर, Fe इधर कितना है, 3 है। ऑक्सीजन इधर कितना है, 4 है, दिख रहा है यहाँ पे, ऑक्सीजन 3 और आयरन 3 और ऑक्सीजन 4, इसको भी क्लोज कर दीजिए। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन यहाँ पे है 2, इतना आप लिख लीजिए। उसके बाद क्या करना है आपको, अब हमें सबसे पहले संतुलित करना है उस अभिक्रिया, उस मॉलिक्यूल को, उस तत्व को जिसकी जो परमाणु संख्या है, या कह सकते हैं आप परमाणु संख्या नहीं, तत्व का जो नंबर है वो सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 4, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1, है ना। अगर ये हम ऑक्सीजन को यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना है, 4 है, तो अगर मैं इसको 4 बनाना है तो क्या करना होगा, 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे ही मैंने इसे 4 से मल्टीप्लाई किया, किसे, इस वाले पार्ट को, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया और ये आपका राइट हैंड साइड हो गया, है ना। अब लेफ्ट हैंड साइड में आपका हाइड्रोजन को मैंने 4 बनाया, यानी कि ये 4 हो गया, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन को मैंने 4 बनाया, हाइड्रोजन नहीं 4 बनाया, लेकिन ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। तो ये वाला 4 जाएगा यहाँ, ये वाला 4 कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ये देख रहे हैं, ये वाला जो H2O है, ये हो गया आपका 4 हो गया ऑक्सीजन और 4 दूनी 8 हो गया हाइड्रोजन। अब ये तो आपका बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे कितना है, ये आपका 4 है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन हो गया 4 दूनी 8, तो 8 बनाने के लिए यहाँ हाइड्रोजन 2 ही है, 8 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसे भी 4 से गुना करेंगे, और ये वाला 4 यहाँ लिख दीजिए। ये भी क्या हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, सिंपल। अब आयरन इधर 3 है, इधर 1 है, तो 3 बनाने लिए क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे, और ये 3 यहाँ लिख दीजिए। तो हो गया संतुलित। अब इसको थोड़ा सा हम दोबारा से करते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्या था वो क्वेश्चन, था आपका क्वेश्चन था कि आपका Fe है आयरन, को रिएक्ट कीजिए वाटर के साथ H2O, जो बनाएगा आपको Fe3O4। ये इक्वेशन, ये जो आपका
फॉर्मूला है Fe3O4 क्यों बना, ये सब आप 9th में पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो मैं 4th चैप्टर 3rd चैप्टर करवाऊंगी, वहाँ से आप बेसिक्स में पढ़ सकते हैं। प्लस में क्या बनेगा, Fe3O4 प्लस में H2 गैस यहाँ पे रिलीज होगी। यही है आपकी अभिक्रिया, यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये सेम आपने इक्वेशन यहाँ पे सॉल्व किया है। यहाँ 4 है, यहाँ हमारा भी 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ हमारा भी 4 आया था। इस तरीके से सॉल्व है। Fe प्लस H2O प्लस Fe गिव राइज टू Fe3O4 प्लस H2। हमने सिर्फ क्वेश्चन लिखे हैं, हमने क्या करें, यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे। पहला हीट एंड ट्रायल मेथड में करवा चुकी हूँ, दूसरा हीट एंड ट्रायल मेथड ही है, थोड़ा सा इसमें मैंने चेंज किया है, तो वो चीज़ समझिएगा। अब इसको क्या करना है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है ना, ये हमारा राइट हैंड साइड है। इक्वेशन थोड़ा बड़ा है, अब थोड़ा सब्र कीजिएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहला हमने आयरन लिखा, कोस्ट में लिख दीजिए 1। फिर दूसरा हमारा वाटर है, यानी कि H है, H हमारा 2 है, यहाँ देख पा रहे हैं आप 2 है। और ऑक्सीजन, ये आपका ऑक्सीजन है जो कि है 1, जो कि क्या है 1। अब तो ये हो गया लेफ्ट हैंड वाला पार्ट का कहानी। दूसरा हो गया आपका ये वाला पार्ट, राइट हैंड वाले। राइट हैंड में आपका Fe जो है आपका 3 है, यहाँ देख पा रहे हैं, और ऑक्सीजन है आपका 4। ऑक्सीजन कितना है 4, यहाँ O4 देख पा रहे हैं। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन है 2, यहाँ देख पा रहे हैं। यहाँ तक कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब हमें हीट एंड ट्रायल मेथड में कहता है कि आप उस तत्व को पहले संतुलित कीजिए जिस तत्व की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं सबसे ज़्यादा तत्व की संख्या आपकी हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन यहाँ 4 है ना। बाकी आयरन 3 है, ऑक्सीजन 4 है, आयरन 3 है और हाइड्रोजन 2 है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे। यहाँ ऑक्सीजन 4 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, 1 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। जैसे मैंने यहाँ 4 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, ये 4 उठ के कहाँ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है ये, तो लेफ्ट हैंड साइड में H2O कहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ चला जाएगा 4। समझ में आ गया। अब जैसे ही मैंने ऑक्सीजन को 4 बनाया, हाइड्रोजन कितना हो गया, 8 हो गया, 4 दूनी 8। अब हाइड्रोजन यहाँ 2 है, इसको 8 बनाने के लिए क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8। अब 4 वाला यहाँ लिख दीजिए जो आप मल्टीप्लाई किए, हो गया। सिंपल, बिल्कुल इजी एंड बहुत इजी एंड कम टाइम कंज्यूम करने वाला ट्रिक है ये भी। दूसरा आपका आयरन यहाँ 3 है, यहाँ आयरन 1 है। आयरन को 3 बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 से गुना, और ये वाला 3 जो आयरन का है इधर उठा के लिख दीजिए। हो गया आपका रासायनिक समीकरण संतुलित। दैट इज़ अ वेरी बेसिक आइडिया। तो ये सारे मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रखे हैं, ये मैंने आंसर तो आपको लिख के दिए हैं, लेकिन आपको खुद से करने हैं। क्वेश्चन उतारिए, आंसर को आप दीजिए छुपा एक तरह से, और इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और उसके बाद आंसर को चेक कीजिए। अब ये वाला अगर मैं इक्वेशन करवाऊँ तो आप आराम से कर सकते हैं सॉल्व, है ना। अब आते हैं हम लास्ट मेथड, और वो जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट मेथड है और इजी वे है, और उसमें गलती होने की चांसेस बहुत कम है, 0% कह सकते हैं आप। तो यही वाला क्वेश्चन ले लेते हैं अभी। चलिए, इसमें आपका बेरियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्या बना रहा है, बेरियम सल्फेट बना रहा है और HCl को अलग कर रहा है। तो पहले हम चेक करेंगे कि ये वाला जो इक्वेशन है संतुलित है या नहीं है। यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 1 है, यानी कि संतुलित नहीं है, इसको संतुलित करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले इसको लिखते हैं, बेरियम क्लोराइड को H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाइए। क्वेश्चन इज बेरियम क्लोराइड को किससे रिएक्ट करवाना है, H2SO4 के साथ। आपको शब्द समीकरण में खुद से समीकरण के सूत्र लिखने होंगे, उसके बाद समीकरण बनाने होंगे। अब इसमें क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। अभिक्रिया के प्रकार पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी। बेरियम जो है बी है, ये बेरियम सल्फेट को अपने साथ ले जाएगा। जस्ट अ सेकेंड। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, बेरियम अपने साथ किसे ले जाएगा, सल्फेट को। BaSO4 बनेगा, प्लस में बनेगा HCl, प्लस में क्या बनेगा, SO4 है HCl,
हो गया। अब हमें इसमें क्या करनी है, इसमें आपको ये मेथड का नाम है कोफिशिएंट मेथड। इस मेथड का नाम क्या है, कोफिशिएंट मेथड। अब कोफिशिएंट क्या होता है, मैथ्स में आपने कोफिशिएंट पढ़ा होगा। कोफिशिएंट को हिंदी में क्या कहते हैं, सर्च करके बताऊंगी, आप सर्च कर लीजिएगा। कोफिशिएंट मेथड सिंपल है। कोफिशिएंट का अर्थ हुआ कि फॉर एग्जांपल मैंने एक इक्वेशन लिखा, सिंपल इक्वेशन 2x + 3x² + 1। एक पद, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये फैक्टर वाला इक्वेशन है, इसमें आपको बोलता है कि कोफिशिएंट ढूंढिए। तो कोफिशिएंट होता है वैसा जो आपके वेरिएबल के साथ होता है, जो आपके वेरिएबल के क्या होता है, एक्स आपका वेरिएबल हो गया, वेरिएबल जो चेंज होते रहता है, एक्स आपका वेरिएबल हो गया, तो एक्स के आगे कोफिशिएंट हो गया 2, जो उसके साथ प्रेजेंट है, जो उसके आगे प्रेजेंट है। यहाँ पे एक्स के आगे कोफिशिएंट हो गया 3, और यहाँ पे 1 के आगे कोई भी नंबर नहीं है, कोई भी वेरिएबल नंबर नहीं है जो चेंज होने वाला है। तो 1 का कोफिशिएंट क्या हो गया, 1 का कोई कोफिशिएंट ही नहीं सकते, क्योंकि 1 खुद एक क्या है, कांस्टेंट नंबर है। कोफिशिएंट सिर्फ आप वेरिएबल वालों को निकाल सकते हैं, यानी कि ABCD जो भी है आपके नंबर जो चेंज होते रहते हैं वो आपके वेरिएबल कहलाते हैं, ठीक है। अब कोफिशिएंट मेथड में क्या करना है, सबसे पहला काम इसमें करना है आपको 4 कोफिशिएंट लेना है। क्या लेना है, 4 कोफिशिएंट। यहाँ ले लीजिए स्मॉल a, यहाँ लीजिए स्मॉल b, यहाँ लीजिए स्मॉल c, और यहाँ लीजिए स्मॉल d। यही आपके कोफिशिएंट हो गए। ये क्या हो गए आपके, इसके सामने लिखिएगा तो ज़्यादा बेहतर है, समझ में आएगी चीज़ें। ऐसे आपको लगेगा कि नीचे लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ ले लिया मैंने स्मॉल a, यहाँ ले लिया मैंने स्मॉल b, यहाँ ले लिया स्मॉल c, और यहाँ ले लिया d। तो ये आपके कोफिशिएंट हो गए। ये क्या हो गए, आपके कोफिशिएंट हो गए। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है कि जो a वाला पार्ट है, ये पूरा a का कोफिशिएंट, ये जो बेरियम क्लोराइड है, बेरियम क्लोराइड का पूरा कोफिशिएंट कौन है, a है। सल्फ्यूरिक एसिड का पूरा कोफिशिएंट कौन है, b है। बेरियम सल्फेट का पूरा कोफिशिएंट कौन है, C है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पूरा कोफिशिएंट कौन है, D है। या HCl का पूरा कोफिशिएंट कौन है, D है। बस पहला स्टेप हो गया कोफिशिएंट लिखना। पहला स्टेप क्या हो गया, कोफिशिएंट लिखना। अब दूसरा स्टेप क्या करना है आपको, दूसरा स्टेप लिखना है A = बेरियम के साथ, बेरियम जो है आपका A के साथ है, दूसरा बेरियम कहाँ है, यहाँ है C के साथ। तो A = C। क्या हो गया ये, A = C। इसके साथ कोई नंबर नहीं है, ध्यान रखिए। BaCl2 BaSO4 आपका यही है, और इक्वेशन लिख लीजिए। BaCl2 BaSO4 सही है, H2SO4 HCl, पूरा सही इक्वेशन लिखा है हमने, H2SO4 NaCl। अब A = C, क्योंकि A के कोफिशिएंट बेरियम आपका यहाँ हुआ, और यहाँ C का कोफिशिएंट बन गया है बेरियम, ठीक है। ये इक्वेशन 1 हो गया आपका। ध्यान से समझिएगा, चीज़ें समझ में आ जाएगी आराम से। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे दिख रहा है Cl2 है, तो मैं लिखूँगी 2A = क्लोरीन कहाँ है क्लोरीन, D के पास है, और यहाँ पे क्लोरीन का 1 नंबर है, यानी कि लिखूँगी D, इक्वेशन सेकेंड। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट इक्वेशन B का, यहाँ B कितना है, H2, यानी कि 2 है, यहाँ B के साथ 2 भी है, तो लिखेंगे 2B। क्या लिखेंगे, 2B = यहाँ हाइड्रोजन के साथ, यहाँ हाइड्रोजन कितना है, D के साथ है 1 है, यानी कि सिर्फ D। ये हो गया इक्वेशन थर्ड। ये इक्वेशन कौन सी हो गई, थर्ड हो गई। अब क्या करना है आपको, ABC तो लिख लिए हमने, D वाला पार्ट लिखना है ना, यानी कि सल्फेट। अगर हम यहाँ पे देखें सल्फेट, या आप मान लो सल्फर, सल्फर B के साथ कितना है, यहाँ पे B के साथ सल्फर यहाँ पे है आपका 1, है ना। B = कितना हो जाएगा, पूरा सल्फेट ले लो, यहाँ भी सल्फेट 1 है, यहाँ भी सल्फेट कितना है, 1 है, तो आप ले लो B = C। B = क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 4।
थोड़ा स्पेस कम है, अगले स्लाइड पे चलते हैं। तो हमने 4 इक्वेशन बनाए हैं, ठीक है। हमने क्या बनाए हैं, 4 इक्वेशन बनाए हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्वेश्चन को दोबारा राइट डाउन करते हैं। क्वेश्चन था हमारा BaCl2 प्लस H2SO4 जो बना था BaSO4 प्लस में HCl, यही था। हमने 4 कोफिशिएंट लिए थे, A, B, C और D, और 4 इक्वेशन बनाई थी। A इज इक्वल टू किसके, C, फर्स्ट इक्वेशन था ये। दूसरा था 2A, यहाँ 2 है तो 2 के साथ ये जाएगा। 2A इज इक्वल टू, क्लोरीन कहाँ है दोबारा, यहाँ D के साथ, D इक्वेशन सेकंड था। अब हमारे पास है तीसरा इक्वेशन 2B, 2B इज इक्वल टू हाइड्रोजन D, थर्ड इक्वेशन। अब दूसरा था आपका यहाँ B इज इक्वल टू, सल्फेट को पूरा ले लीजिए, C, सल्फेट यहाँ भी एक है, ये हो गया इक्वेशन फोर्थ। अब इसमें क्या करना है, कोई भी एक नंबर को आप एक ABCD में से, यहाँ ABCD किसी भी को एक लेटर को 1 मान लीजिए। किसी में ABCD में किसी एक की वैल्यू क्या मान लीजिए, 1 मान लीजिए कि A की वैल्यू मैंने 1 माना। A की वैल्यू 1 है तो C की वैल्यू कितनी हो गई, C की वैल्यू जैसे देख पा रहे हैं 1 हो जाएगी आपकी यहाँ पे। D की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। D की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। D की वैल्यू यहाँ पे 2 हो गई। B की वैल्यू क्या हो जाएगी, V की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपका 2B हो गया। B निकालना पड़ेगा, B निकालना पड़ेगा ना भाई। तो C की वैल्यू जब 1 है, यहाँ दिख रहा है C की वैल्यू जब 1 है तो B की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यानी हमें A का वैल्यू मिल गया, B का वैल्यू मिल गया, C का वैल्यू मिल गया 1, और यहाँ D का भी वैल्यू मिल गया 2, है ना। यानी कि आपको सिंपल जहाँ ABCD लिखा है वहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो हमने क्या करनी है, हमने लिखनी है A की जगह 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, B की जगह 1 यहाँ भी नहीं लिखेंगे तो चलेगा, यहाँ भी 1 लिख दीजिए, वहाँ भी 1 लिख दीजिए। C की जगह 1 नहीं लिखेंगे तो चलेगा। और हमें D की वैल्यू क्या आई है, D की वैल्यू आई है भाई साहब 2। D की वैल्यू क्या आई है, D की वैल्यू आई है भाई साहब 2, तो यहाँ लिख दीजिए 2। यहाँ क्या आ जाएगा, 2। अगर आप नोटिस करेंगे तो आपका जो आंसर है यहाँ क्या रहा है, 2 दिख रहा है, ये 2HCl, बाकी सब आपका संतुलित है। इसको मिटाती हूँ तो क्लियर से दिखेगा आपको, थोड़ा सा वेट कीजिए। अगर आंसर में नोटिस कर रहे हैं आप तो यहाँ भी 1 है, 1 आया था, वैल्यू हमारा 1 आया था, तो यहाँ भी आपका वैल्यू क्या है, 1 है। 1 है तो कुछ नहीं लिखो, या 1 लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये भी 1 है, ये भी 1 है, 1 भी है। यहाँ की D की वैल्यू आई थी 2, इसलिए आया है 2HCl। आई होप सो ये मेथड आपको समझ में आया होगा। बहुत ही ईजी मेथड है और एक्यूरेट आंसर इससे आपका आएगा। आप कोई भी कॉम्प्लेक्स और लॉन्ग रासायनिक समीकरण को संतुलित आप ईजी वे में कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं हम, एक और क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करते हैं। चलिए, लाइक हमने क्वेश्चन लिया है FeS2 यानी कि सल्फर, आयरन सल्फाइड है इसका नाम, प्लस O2 ऑक्सीजन, जो बनाया हमारा फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस SO2 सल्फ़र डाइऑक्साइड। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब मैंने आपको बोला इसको कोफिशिएंट मेथड से सॉल्व कीजिए, क्योंकि आप हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे तो उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा।
और टाइम उतना आपके पास होता नहीं है, इसलिए अगर आप सबसे सफिशेंट और कम एक्यूरेट में हो जाएगा, टाइम भी कम लगेगा और सही का सही भी बनेगा। तो कोफिशिएंट मेथड लगाइए इसमें। सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट लिख डालते हैं भाई, यहाँ लिख देते हैं ए, यहाँ लिख देते हैं बी, यहाँ लिख देते हैं सी और यहाँ लिख देते हैं डी। ये हो गया। फिर इक्वेशन बनाते हैं, ए इज़ इक्वल टू, एक आयरन ए यहाँ है और यहाँ क्या हो जाएगा, Fe2 है, 2C है ना। फर्स्ट इक्वेशन हो गया। 2C क्यों लिखा, क्योंकि Fe2 है इसलिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सल्फ़र 2 है तो 2A इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इज़ इक्वल टू किसके साथ है, सल्फ़र, यहाँ है आपका सल्फ़र। तो सल्फ़र आपका हो जाएगा 2A इज़ इक्वल टू डी, सल्फ़र यहाँ है। ये इक्वेशन 2 हो गया है ना, इक्वेशन ये 2 हो गया। तीसरा क्या है आपका, बी, यानी कि ऑक्सीजन के साथ 2 है तो 2B इज़ इक्वल टू, क्या है आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक यहाँ है एक यहाँ है, दो जगह है, यानी कि हमने लिखना है 3C प्लस 2D। ये आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा समझना होगा। देखिए यहाँ पे हमने ऑक्सीजन लिखा है, ऑक्सीजन यहाँ पे एक ही है लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 2 भागों में बटा है, इसलिए हमें प्लस करके लिखना है। 2B, 2 आपका है O2 इसलिए 2B लिख दिया। 3C क्यों लिखा, क्योंकि O3 है, C यहाँ रहा 3 यहाँ रहा, 3C प्लस 2 यहाँ है और D यहाँ है, 2D। आ गया कॉन्सेप्ट समझ में। अब किसी को भी 1 मान लीजिए, फॉर एग्जांपल मैंने इसको कैलकुलेशन को इजी करने के लिए C को 1 मान लिया, C को क्या मान लिया, 1 लिया, C इज़ इक्वल टू 1, ये मैंने मान लिया। अब जब C की वैल्यू 1 है तो क्या हो जाएगी, A की वैल्यू हो जाएगी 2, सिंपल। यहाँ पे आप C की वैल्यू 1 लिख दीजिए तो A की वैल्यू हो जाएगी 2। अब A की वैल्यू 2 है तो D की वैल्यू हो जाएगी 2 2 ज़ा 4, यहाँ है ना, A की वैल्यू पे 2 पुट कीजिएगा तो 4 हो जाएगा। अब B की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3C, C की वैल्यू लिखिए 3 इंटू C की वैल्यू निकली है 2 प्लस 2, D की वैल्यू निकली है 4, अभी 2 हमारे पास है, ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6 और C की वैल्यू कितनी आई थी, 2 आई थी। D की वैल्यू आ गई आपकी 2 दूनी 4, तो 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, 8 6 कितना हो गया, 14। एक सेकेंड, A इज इक्वल टू हमने 2C लिखा है, ये आपका सही पार्ट है, A इज इक्वल टू 2C, फाइन। FeS2O2 Fe2O3 प्लस में SO2, ठीक है, इक्वेशन सही है। A की वैल्यू हमने लिख लिया है 2C, दूसरा है हमारा 2A, ये भी हमने सही लिखा है, इज इक्वल टू D लिखा है, ये सही है हमारा। 2A इज इक्वल टू D लिख दिया है। 2B इज इक्वल टू 3C प्लस 2D लिखा है। तो C की वैल्यू आपकी कितनी आई थी, अगर C की वैल्यू मैंने यहाँ 1 लिखी है, यहाँ मिस्टेक हो गया तभी कह रही हूँ, C की वैल्यू मैंने यहाँ क्या लिखा है, 1 लिखा है, तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए। A की वैल्यू ये 2 आई थी, तो 3 1 जा 3, 4 दूनी 8, यानी कि 8 3 आ गया 11 आ गया, यहाँ 2, तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11/2, B की वैल्यू आ जाएगी क्या, 11/2। अब ये वैल्यू तो आ गई हमारी फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन के कहने का मतलब है बटे में आ गया ये वैल्यू। तो अगर आप बटे में भी लिख देते हैं तो एग्जामिनर मार्क्स डाउन नहीं करेगा, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में बटे में आंसर ही नहीं है तब कैसे करेंगे आप उसको टिक। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, सभी ABCD की आपके पास जो भी वैल्यू आई है उसको 2 से गुना कर दीजिए, क्या कर दीजिए, 2 से गुना कर दीजिए। तो A की वैल्यू हमारी आई थी 2, B की वैल्यू हमारी क्या आई थी, A की वैल्यू 2 है, B की वैल्यू 11/2 है, B की वैल्यू क्या है, 11/2 है। C की वैल्यू 1 है और D की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, D की वैल्यू आई थी हमारी 4, D की वैल्यू कितनी है, 4 है। 2 से कर दीजिए गुना, 2 से क्या करना है, गुना, तो ये हो जाएगा 2 × 2, ये A की वैल्यू हो जाएगी 4, ये 2 से गुना करिए तो B की वैल्यू आ जाएगी 11 और C की वैल्यू आ जाएगी 1 × 2 और D की वैल्यू आ जाएगी 4 × 2 8, ठीक है। अब इसको लिख डालिए आप, इसको क्या हो जाएगा आंसर, 4FeS2
प्लस 11O2 क्योंकि A की वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी, B की वैल्यू यहाँ लिख दी, क्या बनेगा 2, C की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 है, 2Fe2O3 प्लस 8, D की वैल्यू 8 है, SO2। अब काउंट करके भी इसे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए आयरन 4 है, यहाँ पे भी आयरन 2 दूनी 4, यहाँ पे आपका सल्फ़र कितना है 4 दूनी 8, यहाँ पे भी सल्फ़र 8 है, यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ 8 है। यहाँ पे ऑक्सीजन 11 दूनी 22, यहाँ पे ऑक्सीजन और दूनी 16, और यहाँ पे हो गया आपका 3 दूनी 6, 16 6 22। यानी कि आप इजी वे में इसको संतुलित कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, प्रैक्टिस टेस्ट भी इसमें है, विद आंसर है सभी क्वेश्चन। तो आपको इस तरीके से इसमें ये चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि इसमें आपके क्वेश्चन है आगे के, यहाँ भी ये है निम्न समीकरण को संतुलित कीजिए, तो इसको भी आप कर सकते हैं, यहाँ से ये वाला पार्ट भी कर सकते हैं। दूसरा है आपका, मैं शब्द समीकरण बता देती हूँ एक बार आपको। शब्द समीकरण जो होता है पहले आपको उसको शब्द में दे रखा है, आपको उसमें सूत्र में कन्वर्ट करना होता है, उसके बाद आपको उसे बैलेंस करना होता है। जैसे कि ये सिंपल क्वेश्चन है मैग्नीशियम, तो इसके लिए आपको सूत्र याद होना चाहिए और उसका सूचक याद होना चाहिए। तो मैग्नीशियम का सूचक क्या है, सूत्र क्या है, Mg है, प्लस ऑक्सीजन क्या होता है O2 होता है, क्या बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि MgO। क्या हो गया, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है MgO, सिंपल। उसके बाद आप उसे संतुलित कर दीजिए, संतुलित करना आपको आता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, जैसे कि सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या होता है आपका H2SO4AQ। कोई भी पदार्थ अम्ल जब ही होगा जब वो पानी में घुला होगा, तो AQ लगाना ज़रूरी है। सल्फ्यूरिक अम्ल, उससे पहले आपका जिंक है तो इसको जिंक लिखिए, क्या बना रहा है जिंक सल्फेट, इसके साथ आपका सल्फेट जाएगा तो ये बनाएगा जिंक सल्फेट, प्लस में हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज होगी। अब इस तरीके से लिख के आप समीकरण को आराम से संतुलित कर सकते हैं। जैसे कि ये वाला समीकरण है आपका, तो यहाँ हो गया सोडियम, सोडियम को इस तरह Na होता है, जल तो H2O होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH प्लस हाइड्रोजन H2। तो आपको इसके लिए फॉर्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है, सूत्र और सिंबल याद रखना ज़रूरी है, तभी आप शब्द समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा समीकरण जो शब्दों में लिखा हो उसे शब्द समीकरण कहते हैं। तो आप आराम से इजीली इसे संतुलित कर सकते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से, नहीं तो आप ब्रैकेट वाले मेथड से कर सकते हो, नहीं तो आप कोफिशिएंट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये रहा था आपका क्वेश्चन को बैलेंस करने का तरीका। ये सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं, आप आराम से कर सकते हैं विद आंसर। तो आप पहले सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद उसको आंसर करने की या मिलाने की कोशिश कीजिएगा। तो ये रहा आपका रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का ईजीएस्ट वे और ईजीएस्ट तरीका। वीडियो में साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। एंड इसको आप इजी वे में अच्छे कम समय में एक्यूरेट टाइम में कर सकते हैं। तो मैं कहूँगी कोफिशिएंट मेथड तैयार, थोड़ा सा टफ है लेकिन आप सीखेंगे, टफ भी नहीं कह सकते आप, बहुत इजी है। आप थोड़ा सा बस दिमाग लगाएंगे तो उसे आप मिनटों या सेकंडों में सॉल्व कर लेंगे। तो ऑलमोस्ट मैंने क्वेश्चन आपको जितने भी आपके NCERT बुक में शब्द समीकरण या सूत्र समीकरण वाले इक्वेशन बैलेंस का जो क्वेश्चन है वो सारा मैंने इसमें डाल दिया है। तो उसे आप अच्छे से सॉल्व कीजिएगा और उसको समझिएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में या टेलीग्राम चैनल पे जोड़ करके, इंस्टाग्राम का भी दे रखा है मैंने, तो वहाँ पे भी आप सब्सक्राइब कीजिएगा, तो आपको सारे लिंक अवेलेबल हो जाएंगे, वहाँ पे भी कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस इवनिंग, 9 डे एंड बहुत सारा पढ़ाई कीजिए, खूब मेहनत कीजिए और अच्छे मार्क्स 400 क्या 450 प्लस लाइए। तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।